इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। श्रेष्ठा आंखों में आंसू लिए सामने बस ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव के चेहरे पर भी आज 18 साल से हुई जुदाई होकर मिलने का दर्द और खुशी एक साथ दिख रहा था। अचानक से श्रेष्ठा रोने लगती है। ध्रुव आगे बढ़ने वाला ही था कि श्रेष्ठा रोते हुए ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव के शरीर में बहुत सारी चोटें थी, जिसको छूते ही दर्द होने लग जाए, पर ध्रुव तो श्रेष्ठा के करीब होने से वो सारे दर्द भूल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव के गले लगे चुपचाप रोने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गले लगे हुए ही कहता है, बेबी डोंट क्राई, वरना मैं तुम्हारा मुंह अच्छे से बंद कर दूंगा। ध्रुव ये बोलकर श्रेष्ठा को देखने की कोशिश करता है। श्रेष्ठा उसकी बातों का अच्छे से मतलब समझ रही थी। श्रेष्ठा रोते हुए कहती है, बेशर्म, तुम अब भी नहीं बदले ध्रुव। ध्रुव तुरंत जवाब देता है, मैं बदल भी नहीं सकता बेबी। बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा की खुली कमर पर हाथ रख लेता है। दर्श की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। वो उससे नज़रें हटाए कहता है, मेरा काम हो गया हो तो मैं जाऊं यहाँ से। ध्रुव दर्श को घूर कर बोलता है, तुम्हें रुकने के लिए भी किसने कहा है। दर्श एक नज़र ध्रुव को घूरता है, फिर वहां से चला जाता है। श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए कहती है, ध्रुव तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। दर्श ने ही हमारी जान बचाई है। ध्रुव चुप सा श्रेष्ठा के गले लग जाता है। बहुत देर तक तो दोनों यूं ही गले लगे रहते हैं। फिर श्रेष्ठा ध्रुव को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव को बेड पर बिठाकर दरवाज़ा बंद करती है, फिर वापस ध्रुव के पास आकर बैठ जाती है और ध्रुव की चोटों को देखने लगती है। ध्रुव बस श्रेष्ठा के चेहरे को देख रहा था। ध्रुव के शरीर पर चाबुक की मार से कपड़ा फटा हुआ था, उसमें से अब तक खून लगा था। पैर में रॉड घुसाने की वजह से जख्म उभरा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान। श्रेष्ठा अपने हाथ बढ़ाकर धीरे से ध्रुव के चेहरे को छूने लगती है। इस दौरान उन जख्मों का दर्द खुद श्रेष्ठा महसूस कर पा रही थी। अपने दर्दों को संभाले श्रेष्ठा ध्रुव की शर्ट के बटन खोलने लगती है। ध्रुव अपने हाथ बढ़ाकर श्रेष्ठा के बहते आंसुओं को पोंछता है, जो पहले बह रहे थे। श्रेष्ठा अब ध्रुव की शर्ट उतारकर फेंक देती है। शर्ट हटते ही श्रेष्ठा के आंसू फिर एक बार बहने लगते हैं। ध्रुव के इतने गहरे जख्मों को देखना उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। ध्रुव श्रेष्ठा के इमोशंस को नोटिस करते हुए कहता है, बेबी आई एम फाइन, मुझे दर्द नहीं हो रहा। श्रेष्ठा सिर उठाकर ध्रुव को देखती है और फिर एक बार उसके गले लग जाती है। ध्रुव अपने हाथ को किसी तरह से उठाकर श्रेष्ठा की पीठ पर रख लेता है। श्रेष्ठा रोते हुए कहती है, 18 साल से मैंने हर वक्त तुम्हें याद किया। यही उम्मीद रही कि तुम ज़रूर आओगे, लेकिन ऐसी हालत में आओगे मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मुझसे तुम्हारी ये चोटें बर्दाश्त नहीं हो रही ध्रुव। जुदाई से भी ज़्यादा मुझे ये तकलीफ़ दे रही हैं। ध्रुव श्रेष्ठा की पीठ से हाथ हटाए कहता है, लुक एट मी। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गाल पर हाथ रखे धीरे से श्रेष्ठा के होठों को चूमता है, फिर दूर हो जाता है। श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव फिर से श्रेष्ठा के चेहरे को एकटक देखते हुए श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रखे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की किस डीप हो जाती है। श्रेष्ठा के दोनों हाथ ध्रुव के कंधे पर चले जाते हैं। दोनों अपने किस के द्वारा अपनी इन दूरियों के दर्द को मिटा रहे थे। किस करते हुए भी ध्रुव बस श्रेष्ठा को देखते जा रहा था। वहीं श्रेष्ठा की आंखें इस वक्त बंद थीं। बहुत लंबी किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को धीरे से छोड़ता है। श्रेष्ठा अपनी आंखें खोल ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे पर किस करता है और कहता है, इन चोटों से ज़्यादा मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं, सो प्लीज़ अपने आंसू मत बहाओ। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा अपने आंसू पोंछकर ध्रुव को बेड पर लिटाती है और उसकी सारी चोटों को हल्के गर्म पानी से साफ करके उन पर दवाई लगाने लगती है। ये सब कुछ करते हुए श्रेष्ठा का दर्द आंखों में साफ दिख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव को हल्दी का दूध पिलाकर सुलाती है और खुद उसके पास लेट जाती है। चोटों की वजह से अब वो उसे गले नहीं लगाती, बस करवट बदलकर एकटक ध्रुव के चेहरे को देखती रहती है। अगली सुबह शेखावत विला में ध्रुवंश रेडी होकर कॉल पे बात कर रहा था। वो बात कर ही रहा था तभी उसे पायल की छनकार सुनाई देती है। वो सिर घुमाकर देखता है तो काजल कमरे में सहस्त्रा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही काजल ध्रुवंश को देखती है तो पूछती है, जीजू सहस्त्रा कहाँ है। ध्रुवंश काजल को वॉशरूम की ओर इशारा करता है। काजल वॉशरूम की ओर देखती है। ध्रुवंश अब उसके पीठ करके खड़ा हो जाता है। काजल वॉशरूम को बंद देखकर फिर से ध्रुवंश को देखने लगती है।
काजल ध्रुवंश की पीठ को एक टक देखने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। काजल हड़बड़ाहट में अपनी नज़रें ध्रुवंश से हटाकर वॉशरूम की ओर देखती है। सहस्त्रा नॉर्मल कुर्ती और जीन्स पहने बाहर निकलती है। काजल सहस्त्रा की ओर बढ़कर कहती है, यार शादी हो गई है तो हमें भूल ही गई। सहस्त्रा कोई जवाब देती उससे पहले ही ध्रुवंश उनके पास आते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि अभी हम न्यूली मैरिड कपल्स हैं, तो मैं उसे टाइम ही नहीं देता किसी को टाइम देने के लिए। क्यों बीवी? बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा के पास खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा हैरानी से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, बीवी तुम कुछ जल्दी ही सो जाती हो, मुझे जी भरकर प्यार भी नहीं करने देती। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देखकर आई विंक करता है। सहस्त्रा उसे घूर कर देखने लगती है तो वहीं काजल दोनों को ऐसे देखकर कहती है, मैं चलती हूँ, कॉलेज जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूँ। काजल ध्रुवंश को देखती है जो सहस्त्रा को ही देख रहा था। काजल बिना कुछ सुने जल्दी से अब चली जाती है। सहस्त्रा उसे एक बार बुलाती है पर काजल नहीं रुकती। ध्रुवंश की नज़र अब सहस्त्रा के गेटअप पर जाती है। सहस्त्रा को नॉर्मल गेटअप में देखकर ध्रुवंश सवाल करता है, भाभी आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? ध्रुवंश का सवाल सुन सहस्त्रा अपनी नज़रें झुकाए अपनी उंगलियों को फंसा लेती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, जी वो मैं वापस नहीं जाना चाहती। सहस्त्रा का ऐसा बोलना ध्रुवंश को हैरत से भर देता है। वो एकाएक तेज आवाज़ में बोलता है, क्या? लेकिन क्यों? सहस्त्रा ध्रुवंश को पीट करके खड़ी हो जाती है और कहती है, हमारा रिश्ता चाहे जैसे भी बना हो, लेकिन हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से बेटी जब घर वापस आती है तो उसे वापस ले जाने के लिए उनका दामाद आता है। हमें पता है ये करना असंभव है, लेकिन हम अपने रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते। रिवाजों के हिसाब से अगर बेटी को दामाद अपने घर ले जाने नहीं आता तो बेटी उस घर के लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं होती, और हमें किसी के घर का बोझ नहीं बनना। ध्रुवंश हैरान सा खड़ा बस सहस्त्रा की पीठ को देखता रहता है, फिर एकदम से कहता है, लेकिन भाभी आपको तो पता है कि ब्रो कैसे हैं, और आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आप हमारे घर के लिए बोझ हैं? आप मेरी भाभी हैं, उस घर की बहू हैं। ध्रुवंश इससे आगे कुछ बोलता सहस्त्रा उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेती है। सहस्त्रा अब ध्रुवंश की ओर मुड़कर कहती है, हमें कोई बहस नहीं चाहिए, हमें बस इतना पता है कि हम अपने रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपके भाई आए तो ही हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। वैसे भी हमें नहीं लगता कि वो हमें अपनी पत्नी मानते हैं, और हमें किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसना बिल्कुल पसंद नहीं। ध्रुवंश लाचारी से सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा ध्रुवंश से नज़रें फेर कर कमरे से निकल जाती है। सहस्त्रा कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी और ना ही सेल्फिश। उसे हर किसी के फैसले की कदर है। उसने ये सब जो भी कहा था वो ये जानने के लिए था कि आखिर अव्यान उसे अपनी ज़िंदगी में चाहता है या फिर नहीं। एक हिसाब से ये उन दोनों के रिश्ते की परीक्षा थी कि क्या सच में ये रिश्ता कुदरत ने खुद बनाया है या फिर ये इंसानों की मजबूरी और गलती की वजह से हुआ है। उधर देवेश को ध्रुव के गायब होने की खबर मिल चुकी थी और उसे ये भी पता चल चुका था कि किसी ने उन्हें बेहोशी की दवा दी थी, पर किसने, ये सवाल बस सवाल ही रह गया। देवेश गुस्से में ध्रुव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अंदाजा ध्रुवंश को भी हो चुका था। इसीलिए वो सहस्त्रा को छोड़कर सक्सेना विला के लिए निकल जाता है। सहस्त्रा सबको बताती है कि उसे कुछ दिन के लिए यहीं रुकना है। वो सबके साथ वक्त बिताना चाहती है। हिमांशु और दिया भी उसके इस फैसले से खुश थे। रुद्र के विला में रुद्रांश फोन पर बात करते हुए विला में बस चलते जा रहा था। रुद्रांश ने भी रुद्र का पूरा विला नहीं देखा था, इसीलिए वो ऐसे ही बात करते हुए घूम रहा था। रुद्रांश चलते चलते एकदम से एक दरवाजे के पास रुक जाता है जिसमें लॉक लगा था। ये पहला कमरा था जिसमें लॉक लगा था, वो भी सिक्योरिटी लॉक, जो रुद्र का फिंगरप्रिंट था। ये देखकर रुद्रांश को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि विला का कोई भी कमरा लॉक नहीं था। मिसाइल, बंदूक, ड्रग्स से लेकर बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ कमरा तक लॉक नहीं था, लेकिन ये अकेला एक कमरा था जो लॉक था। इसके सिवाय दरवाजे के पास आते ही रुद्रांश को एक अजीब फीलिंग का एहसास हो रहा था। वहीं रुद्र, जो इस ओर ही आ रहा था, वो जैसे ही रुद्रांश को दरवाजे के पास देखता है, उसका चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। वो आगे बढ़कर रुद्रांश के पास खड़ा हो जाता है। रुद्रांश की नज़र रुद्र पर चली जाती है। रुद्र का इतना डार्क ऑरा देखकर रुद्रांश एक कदम पीछे होकर पूछता है, टाइगर, इस कमरे में ऐसा क्या है जिसमें तुमने इतनी हाई सिक्योरिटी रखी हुई है? रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, डैड, यू नो आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। रुद्रांश एकदम से चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें पसंद ही क्या है? जब देखो आई डोंट लाइक इट, ये आई डोंट लाइक इट, वो। आखिर तुम्हें पसंद ही क्या है? कभी कभी तो सोचता हूँ तुम्हें पैदा करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। रुद्रांश बस इतना ही बोलता है कि रुद्र उस पर जोर से चिल्लाता है,
आपने मुझे पैदा नहीं किया है, जिसने मुझे पैदा किया है शी इज़ अ लेडी। रुद्रांश हैरानी से रुद्र को देखता है। रुद्र एक कदम पीछे करके गुस्से से चिल्लाता है, आपने मुझे 9 महीने कोख में नहीं रखा था और ना ही मेरी डिलीवरी के समय वो दर्द झेला था। शी वॉज अ लेडी, जिसने आपके दर्द से लेकर मेरे जन्म होने के दर्द तक को झेला। यू नो वॉट, अगर ऐसे बोला जाए ना तो मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ जिसकी कोई माँ नहीं है। रुद्र की बात सुनकर रुद्रांश पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन जैसे ही रुद्र के मुंह से नाजायज़ वर्ड आया वो गुस्से से बौखलाता हुआ कहता है, स्टॉप इट टाइगर। नाजायज़ उसे बोला जाता है जिसका कोई बाप नहीं होता, और तुम्हारा बाप है जिसने तुम्हें अपने बेटे होने का हक दिया है। रुद्रांश के बोलने पर रुद्र एकदम से बोल पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब एक औरत किसी बच्चे को बिन बाप के जन्मे तो नाजायज़ बोला जाता है, और जब एक आदमी बिन माँ के बच्चे को पाले तो उसे नाजायज़ क्यों नहीं बोला जाता? शादी तो आपने भी नहीं की ना डैड, फिर मैं किसका खून हूँ, किसकी नाजायज़ औलाद हूँ? रुद्रांश बस रुद्र को देखता रह जाता है। रुद्र के चेहरे पर अब भी कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन वो जिस चीज़ की बात कर रहा था वो इमोशंस से भरी हुई थी। रुद्र कदम पीछे करते हुए कहता है, मुझे हार्टलेस और इमोशनलेस इसीलिए बनाया था ना कि मैं किसी को मारने से पहले कुछ ना सोचूं। तो आप ये कैसे भूल गए कि एक हार्टलेस और इमोशनलेस किसी रिश्ते को भी नहीं देखता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं डैड। बोलते ही रुद्र गन निकालकर सीधा रुद्रांश को शूट करता है। रुद्रांश बेड से झट से आंखें खोल बैठकर हाँफने लगता है। वो गहरी सांस लेते हुए टेबल से पानी का ग्लास उठाकर एक ही सांस में पी लेता है। कुछ देर बाद जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो खुद को देखता है जो इस वक्त कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। ये देखकर रुद्रांश समझ जाता है कि अभी जो कुछ भी हुआ, उसने जो कुछ भी देखा वो बस उसका एक सपना था। वो टाइम देखता है तो उसमें रात के 9 बज रहे थे। रुद्रांश बेड से उठकर बालकनी की ओर जाता है और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल जलाकर अपने मुंह में ले लेता है। रुद्रांश सिगरेट के कश लेते हुए बालकनी के नीचे देखता है जहां रुद्र अंधेरे में निशाना लगा रहा था। उसके हाथ में गन थी और वो बहुत दूर पर रखे एक बिंदु पर निशाना लगा रहा था। उसका टाइगर भी उसके आसपास ही घूम रहा था। रुद्रांश रुद्र को देखता रहता है। रुद्र को देखते हुए रुद्रांश को एक डॉक्टर की बात सुनाई देती है, आपका बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसमें इतनी ज़्यादा हाई मेमोरी पावर है कि उसे ये तक याद है कि उसका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे कोख के अंदर था। अगर उसके अंदर आँख खोली थी तो वो ये भी बता सकता है कि गर्भ के अंदर क्या क्या उसने देखा था। जन्म होने से लेकर बीती गई हर एक एक घटना उसे याद होगी। डॉक्टर की बात सुनते हुए रुद्रांश रुद्र को देखते हुए मुँह से धुआं छोड़ते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें नैना का चेहरा याद है? इस सपने का मतलब क्या है? बोलते ही वो सोचने लगता है। सक्सेना हाउस में आव्या ध्रुव के जख्मों को अच्छे से चेक कर रही थी। वो इस वक्त डॉक्टर यूनिफॉर्म में रेडी थी क्योंकि आव्या हॉस्पिटल के लिए निकलने वाली थी। ध्रुवंश जो अभी वहां पहुंचा था वो तुरंत तेज कदमों से कमरे में जाकर ध्रुव को देखता है। ध्रुव इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था और श्रेष्ठा अपनी आंखों में दर्द लिए ध्रुव को देख रही थी। ध्रुवंश आगे बढ़ने लगता है। श्रेष्ठा की नज़र उस पर जाते ही वो ध्रुवंश के गले लग जाती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा को तसल्ली देते हुए कहता है, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे मॉम। बोलते ही ध्रुवंश श्रेष्ठा को खुद से अलग करके आव्या को देखकर कहता है, क्या कंडीशन है ट्यूलिप? आव्या गौर से चोटों के निशान को देखते हुए कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही ध्रुव आंखें बंद किए हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तीनों बेकार में ही इतनी टेंशन ले रहे हो। ध्रुव के ये बोलते ही श्रेष्ठा, ध्रुवंश और आव्या तीनों एक साथ बोलती हैं, शट अप। ध्रुव तीनों को मुड़कर देखता है। तीनों उसे ही घूर कर देख रहे थे। ध्रुव उनसे नजरें हटाकर लेट जाता है और आंखें बंद करके कहता है, ठीक है, मैं चुप ही हो जाता हूँ। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही ध्रुव को घूरते हैं। फिर आव्या ध्रुवंश को ध्रुव की सारी कंडीशन बताने लगती है। ध्रुवंश भी आव्या की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगता है। कुछ देर बाद आव्या अब कमरे से निकलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। श्रेष्ठा का ध्यान अब तक सिर्फ ध्रुव के जख्मों पर। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो एकदम से पूछती है, अंश, सहस्त्रा कहाँ है? जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है लाचारी से सिर ना में हिला देता है और दुखी मन से कहता है, भाभी ने यहाँ आने से मना कर दिया। वो चाहती हैं कि उसे लाने खुद ब्रो जाएं। ब्रो जाएंगे तब जाकर भाभी वापस आएंगी। श्रेष्ठा ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुव दोनों की बातों को समझ नहीं पा रहा था। इस वजह से वो दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, किसकी बातें चल रही हैं? ध्रुवंश और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखते हैं। फिर श्रेष्ठा ध्रुव के पास बैठकर 18 साल से होकर अब तक की सारी घटनाओं को बताने लगती है। ध्रुवंश कुछ पल वहां रुकता है, फिर वो भी बाहर निकलकर जीप से चला जाता है। रुद्र का विला।
रुद्रांश अपने सपने में आए उस कमरे के सामने ही खड़ा था। वो दरवाज़ा सच में बंद था और उसमें सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था। सपने में उसने जैसे देखा था वैसे ही सेम टू सेम था। कमरे के बाहर उसे बहुत अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। वहीं रुद्र थोड़ी दूर पर खड़ा होकर रुद्रांश को सर्द नज़रों से देख रहा था। रुद्र रुद्रांश की ओर बढ़ने लगता है। उसके चलने की आहट से रुद्रांश का ध्यान उस पर चला जाता है। सपने में हुए रुद्र के सेम रिएक्शन को देख रुद्रांश थोड़ा डर सा जाता है। वो उस कमरे से दूर होकर रुद्र की ओर जाते हुए कहता है, मैं विला घूम रहा था तो बस यहाँ आ पहुँचा। वैसे इस कमरे में क्या है, तुमने इतनी सिक्योरिटी रखी है? बोलते हुए रुद्रांश कमरे को देखने लगता है। रुद्र बिना भाव के जवाब देता है, नन ऑफ योर बिजनेस डैड। इस कमरे में मेरे सीक्रेट्स हैं जो कभी आपके भी हुआ करते थे। बोलकर रुद्र चला जाता है। रुद्रांश भी उस दरवाजे को एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाता है। इधर ध्रुवंश की जीप उसके फार्म हाउस में जाकर रुकती है। ध्रुवंश जीप से उतरकर सीधे हॉल से होते हुए कमरे का लॉक खोलता है और अंदर जाता है। अंदर देखते ही उसे धारा दिखती है जो चुपचाप बैठी किसी सोच में डूबी थी। ध्रुवंश को अचानक ही गुस्सा आने लगता है। ये गुस्सा किस बात का था उसे खुद पता नहीं। ध्रुवंश गुस्से से आगे बढ़कर झटके से धारा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। धारा इतने फास्ट रिएक्शन से कुछ समझ ही नहीं पाती। वो सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश धारा के बालों को पकड़कर कसकर खींचता है। धारा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। ध्रुवंश धारा के चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे तुम्हारा वो धोखा और मॉम के आंसू जो इन 1 साल से रोती आई हैं सबका बदला लेना है। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मन कर रहा है अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूं। धारा ध्रुवंश की आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, ले लो, मैंने मना कब किया है? बहुत सताया है मैंने तुम्हें, मार दो मुझे, वैसे भी जीना ही किसे है, किल मी। धारा के इतना बोलते ही ध्रुवंश उसे बहुत जोर से धक्का देता है जिससे धारा का सिर सीधा टेबल में जाकर टकरा जाता है। ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट और गुस्से से भरकर कहता है, वही तो नहीं कर सकता मैं, तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन मार नहीं पा रहा। बोलते ही ध्रुवंश गुस्से से कमरे का सामान फेंकते हुए कहता है, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी मोहब्बत के जाल में फंसाकर धोखा क्यों दिया? धारा अपने सिर पर हाथ रखे मुड़कर बैठ जाती है और ध्रुवंश को देखने लगती है जो पागलों की तरह सामान को फेंके जा रहा था और चिल्लाए जा रहा था। ध्रुवंश को इस तरह से देख धारा धीरे से कहती है, आई एम सॉरी। सामान को फेंककर उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। धारा के सिर से खून बह रहा था। ध्रुवंश चारों तरफ देखता है जहाँ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। ध्रुवंश धारा को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, कम स्वीट हार्ट। धारा एक नज़र सब तरफ देखती है। उसे समझ आ चुका था तो कि ध्रुवंश क्या करना चाहता है। धारा धीरे से खड़ी होती है और आगे बढ़ने लगती है। धारा के नंगे पैर में कांच अच्छी तरह से घुस रहा था। कांच जैसे ही घुसता धारा दर्द से जोर से चीखती। ध्रुवंश की नजरें बस धारा के पैरों पर थीं जिसमें खून बस बहे जा रहा था। धारा आंखें बंद किए दर्द को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुवंश के पास जा पहुंचती है। वो आंखें खोलकर अब ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश धीरे से आगे बढ़कर धारा को कुछ पल देखता है और उसकी कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। धारा के कदम बढ़ने से धारा फिर एक बार दर्द से चीख उठती है। ध्रुवंश धारा के दर्द से भरे चेहरे को देखता है। ध्रुवंश के नेल्स धीरे धीरे धारा की कमर में धंसने लगते हैं जिससे धारा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो चीख नहीं रही थी, बस एकटक ध्रुवंश की आंखों में देख रही थी। ध्रुवंश धारा के दर्द को देखते हुए अचानक फिर से धक्का देता है। धारा फर्श पर गिर जाती है और उसकी पीठ पर एक कांच घुस जाता है। इस बार धारा चीख देती है। ध्रुवंश धारा के पास एड़ियों के बल बैठकर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, बस कुछ पैसों के लिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे प्यार को पैसों से तुमने तोल दिया और तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगी। धारा सीरियस होकर दर्द में कहती है, वो मुझे तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा था। प्यार का क्या है, वो तो पैसों तले ही डूब जाता है। और वैसे भी मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम ही मेरे आगे पीछे घूमते थे, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। बोलते ही धारा ध्रुवंश से नजरें फेर लेती है। ध्रुवंश उसकी बातों को सुन टूट सा जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें उसके गुस्से को भड़काने का काम कर रही थी। ध्रुवंश धारा के एक हाथ को पकड़ता है और उसे धीरे से सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था बिकॉज आई लव यू, बट मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे प्यार को डिजर्व भी करती हो। बोलते ही वो झटके से धारा के हाथ को झटक देता है। धारा के हाथ में कांच घुस जाता है। वो दर्द से चिल्लाती है। ध्रुवंश धारा के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं, पहले तड़पाऊंगा फिर जान से मारूंगा।
धारा ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश उससे नजरें हटाकर उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है, फिर कमरे को लॉक कर देता है। धारा उसके जाते ही धीरे धीरे उठती है, उठकर अपने हाथ में घुसे कांच को निकालती है, फिर पीठ पर लगे कांच को। धारा अब अपने पैर पे लगे कांच को देखते हुए कहती है, आई डिजर्व दिस। बोलते हुए इसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे। इधर हॉस्पिटल में आव्या एक आदमी को चेक कर रही थी। उसके पास एक औरत बैठी उस आदमी को डांटते हुए कहती है, कितनी बार मना किया है कि शराब मत पियो मत पियो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अगर मुझे पता होता कि तुम शराब पीते हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। आव्या उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है। वो अब भी उस आदमी का चेकअप कर रही थी। वो आदमी उस औरत को बिना देखे कहता है, मैं भी तो नहीं पी रहा था, लेकिन जब से मेरी तुमसे शादी हुई है शराब का सहारा लेना पड़ता है। अगर मुझे पता होता कि तुमसे शादी होने के बाद मुझे शराब का सहारा लेना पड़ेगा तो मैं शादी नहीं करता। आदमी के ऐसे जवाब देने से वो औरत चिढ़ जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है। बोलकर वो उठकर बाहर चली जाती है। आव्या दोनों को देखती है, फिर उस आदमी से कहती है, अंकल, जब आपको पता है कि आंटी को शराब पसंद नहीं तो फिर आप क्यों पीते हैं? और वैसे भी ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। बोलते ही आव्या इंजेक्शन निकालकर उसमें दवाई भरती है। वो आदमी आव्या का सवाल सुनकर खोए हुए कहता है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी को 20 साल हो चुके। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मेरी बीवी कैंसर से पीड़ित है और वो अब आखिरी स्टेज पर है। उसके पास बस कुछ महीने हैं। जब से मुझे ये पता चला मैंने अपनी सेहत खराब करने के लिए शराब का सेवन शुरू किया। भगवान की दुआ से मेरी 2 किडनी खराब हो चुकी हैं। अब बस यही मन्नत है कि जब मेरी बीवी मरे तो मैं भी उसके साथ उसका हाथ पकड़कर मर जाऊं। बोलते हुए वो आदमी हल्का मुस्कुरा देता है। वहीं आव्या ये सुनकर खामोशी से उस आदमी को देखने लगती है। वो आदमी आव्या को देखते हुए कहता है, डॉक्टर साहिबा, अब मेरे शरीर में आपकी किसी दवाई का असर नहीं होगा। बोलते ही वो इंजेक्शन वाली जगह पर रुई से घिसता है। आव्या का ध्यान अब उस जगह पर चला जाता है। वो आदमी बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। आव्या बस उसे देखती रह जाती है। वो आदमी जाता है। आव्या उसकी बातों को सोचते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक होता है। आव्या अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वो दरवाजे की ओर देखते हुए, कम इन। उसके बोलते ही नर्स अंदर आती है। आव्या उसे बैठने को कहती है तो वो चेयर पर बैठ जाती है। आव्या अपने सामान को बैग पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ आशा, बोलो। आशा थोड़ी नर्वस के साथ कहती है, डॉक्टर, वो कल मेरी इंगेजमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल के सारा स्टाफ शामिल हो। इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। आव्या बेड के साइड में रखकर कंफ्यूज होकर कहती है, परमिशन? पर मुझसे क्यों? आशा बिना वक्त गवाए तुरंत कहती है, ये आपका हॉस्पिटल है तो। आव्या उसकी बातों से समझ जाती है कि ज़रूर अव्यान ने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि यह हॉस्पिटल आव्या का है। ये सोचते हुए आव्या का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डॉक्टर की तरह रहना चाहती थी। वो धीरे से कहती है, ये भाई भी ना, क्या ज़रूरत थी सबको इन्फॉर्म करने की। अब सब मुझे स्पेशल ट्रीट करेंगे। आव्या खुद में बहुत धीरे से बात कर रही थी। वहीं आशा उसके परमिशन मिलने का वेट कर रही थी। आव्या का ध्यान आशा पर जाता है। उसे देखते ही आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, सारे स्टाफ को इनवाइट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आशा खुश होकर कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इस पर आव्या बस सिर हिला देती है। आशा अपने बैग से कार्ड निकालकर आव्या को देखते हुए कहती है, डॉक्टर आप भी ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। आव्या कार्ड लेती है और हाँ बोलकर मुस्कुरा देती है। आशा वहाँ से चली जाती है। आव्या कार्ड को खोलकर देखती है, फिर उसे अपने बैग में रखकर बैग लेकर बाहर निकल जाती है। आव्या हॉस्पिटल से निकलते हुए अपने फ़ोन को देखती है, जिस पर ध्रुवंश के कई सारे मिस्ड कॉल्स थे। आव्या तुरंत ध्रुवंश को कॉल करती है। वो कार में बैठ जाती है। ध्रुवंश का कॉल रिसीव करते ही आव्या कहती है, कितना याद करता है मेरा बच्चा, बस आ रही हूँ। उधर से ध्रुवंश की चिड़ी हुई आवाज़ आती है, मुझे बच्चा बोलना बंद करो ट्यूलिप। आव्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अच्छा तो मेरे सोना बाबू को गुस्सा आ रहा है। ध्रुवंश उधर से कहता है, घर आओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सोना बाबू सब दिखाता है। बोलते ही ध्रुवंश कॉल कट करता है। आव्या फ़ोन को देखते हुए हंसते हुए कहती है, मेरा प्यारा भाई, लव यू। बोलते हुए आव्या एक फाइल को देखकर एकदम से सीरियस हो जाती है। रात होने की वजह से सब तरफ पूरा अंधेरा हो चुका था। आधी रात हुई थी। सहस्त्रा के कमरे की लाइट जल रही थी और सहस्त्रा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। उसके नींद के जगने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बालकनी की दीवारों से कूदकर एक इंसान आया।
उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी आंखें दिख रही थीं। वो आगे बढ़कर सहस्त्रा को अपनी गोद में उठाता है और उसके कान के पास एक नस को दबा देता है, जिससे सहस्त्रा सोते हुए बेहोश हो जाती है। वो सहस्त्रा को अच्छी तरह से गले लगाकर उसकी पीठ को उठाकर अपनी कमर से होते हुए लपेटकर पीछे दुपट्टे से बांध देता है। ये करते ही वो कबर्ड से फिर से एक दुपट्टा निकालता है और सहस्त्रा की कमर से होते हुए अपनी पीठ पर बांध देता है। इस तरह बांधने से सहस्त्रा उसके शरीर से पूरी तरह से चिपक जाती है, जिसका थोड़ा भी एहसास सहस्त्रा को नहीं था। वो सहस्त्रा को ले जाकर बैल्कनी में जाता है और बंधी हुई रस्सी को खोलकर उसकी पकड़कर कूद जाता है। दोनों झूलते हुए दीवार से टकराने वाले होते हैं, पर उससे पहले वो इंसान अपने पैर दीवार पर रख लेता है। सहस्त्रा का डॉगी अचानक उसे देखकर भौंकने लगता है। वो इंसान एक नज़र डॉगी को देखता है, फिर रस्सी को पकड़कर दीवार पर चढ़कर दीवार के पार कूद जाता है। डॉगी बस खाली दीवार को देखती रह जाती है। सक्सेना हाउस। आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सहस्त्रा को गोद में लिए वो इंसान बेड पर बहुत ही आराम से सहस्त्रा को लिटाता है। सहस्त्रा का हाथ उसके गले में फंसे होने की वजह से वो सहस्त्रा के चेहरे के बहुत करीब झुक सा जाता है। ऐसे सहस्त्रा के इतने करीब होने से वो उसे देखने लगता है। वो सहस्त्रा की पकड़ से खुद को बहुत धीरे से छुड़ाकर पीछे होता है, फिर अपने चेहरे से ब्लैक कपड़ा हटाता है। कपड़ा हटते ही उसका चेहरा बहुत ही क्लियर सा उभरता है। ये कोई और नहीं, सहस्त्रा का अपना पति था। ये अव्यान ही था जिसने सहस्त्रा को यूं आधी रात को उसे बेहोश करके उठाकर लाया था, जिसका होश बेचारी सहस्त्रा को बिल्कुल भी नहीं था। अव्यान सहस्त्रा को कुछ पल तो यूं ही देखता है, फिर अपने कदम पीछे करते हुए कमरे से निकल जाता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी को महसूस करके सहस्त्रा अंगड़ाई लेते हुए उठती है और अपनी आंखों को मलते हुए जोर से आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा मुझे कॉलेज में कुछ काम है, प्लीज़ टिफ़िन पैक कर दीजिए ना। बोलते ही सहस्त्रा अंगड़ाई लेती है। तभी अचानक वो कमरे को नोटिस करती है। जैसे ही उसे समझ आता है कि ये किसका कमरा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो जाती है। सहस्त्रा चारों तरफ कमरे को देखकर फिर एक बार अपनी आंखों को मलते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये कमरा मेरे कमरे में कैसे आ गया? ये सच्चाई है या मेरा भ्रम? सहस्त्रा वॉशरूम जाकर देखती है तो वो भी बदला हुआ था। वो बैल्कनी में जाकर देखती है तो वो भी बदली हुई थी। सहस्त्रा को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो हद से ज़्यादा दिमाग लगाती। उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग होता है। सहस्त्रा जल्दी से नंबर देखकर कॉल रिसीव करती है। उधर से दिया की परेशानी भरी आवाज़ आती है, बच्चा कहाँ हुआ? कमरे में नहीं है। कहीं बताकर भी नहीं गई? कहीं जाना था तो एक बार बताकर जाना चाहिए था ना। आवाज़ सुनकर सहस्त्रा फ़ोन को देखती है, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर हॉल को देखती है, जहाँ दर्श और सौरभ बैठे हुए थे। अब जाकर उसे एहसास होता है कि वो इस वक्त शेखावत विला में नहीं है। सहस्त्रा दरवाज़ा बंद करती है और कॉल पर परेशान बैठी दिया से कहती है, मम्मा कल रात वो मुझे लेने आए थे। बहुत रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। दिया उसके जवाब पर फिर एक बार सवाल करते हुए पूछती है, अगर बहुत रात हो गई थी तो सुबह चली जाती ना बच्चा। ऐसे आधी रात को चोरी छुपे कौन जाता है? इस बार सहस्त्रा से कुछ बोलते नहीं बनता। उसने तो बस बहाना बनाया था। असल में तो उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो यहाँ आई तो आई कैसे। जब सहस्त्रा कुछ नहीं बोलती तो दिया उसके हालात को समझकर कहती है, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, पर दामाद जी से कहना कि थोड़ा सब्र रखा करें। हमें इतनी भी जल्दी नहीं है नानी बनने की। ये सुनकर तो सहस्त्रा के होश ही उड़ जाते हैं। फिर अचानक ही अनजाने में सहस्त्रा के गाल लाल हो जाते हैं। वो इस वक्त शर्मा रही थी। अव्यान और सहस्त्रा के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, पर फिर भी पता नहीं सहस्त्रा को वो सारी चीज़ें बोलते ही शर्मा जाती थी। वो बहुत धीरे से हाँ कहती है। दिया भी कॉल कट कर देती है। सहस्त्रा एक नज़र फ़ोन को देखकर वॉशरूम चली जाती है। ध्रुव और श्रेष्ठा के कमरे में श्रेष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ध्रुव छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर पर कस के पकड़े हुए उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। अचानक से श्रेष्ठा की आह निकल जाती है। वो ध्रुव को घूरते हुए कहती है, ये क्या हरकत है? ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन पर बाइट वाली जगह पर किस करके कहता है, बेबी तुम्हें इतना करीब देखकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ध्रुव श्रेष्ठा को देखने लगता है, जो अब ध्रुव को ही देख रही थी। श्रेष्ठा ध्रुव के देखते हुए कहती है, बुढ़े हो गए हो, लेकिन अब भी बेशर्मी और ठरकीपन गया नहीं तुम्हारा। ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों के करीब जाकर बोलता है, वो किंग की वजह से तो मैंने पूरे 18 साल वेस्ट कर दिए। पता नहीं उस 18 साल में मैं तुम्हें कितनी बार अपनी बाहों में भरकर प्यार करता रहता।
बेबी, मुझे ये सोच सोच कर उस किंग पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोलते हुए ध्रुव की आवाज़ बच्चों जैसी हो जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव के होंठों को देखती है जो उसके होंठों से पूरी तरह से सट चुके थे। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहती है, अंश ने तुम्हें बहुत याद किया ध्रुव। हर घड़ी तुम्हारे लिए रोता था। उसकी वजह से ही वो दूसरों के लिए इतना हार्टलेस और रूड बन गया। ये सुनकर ध्रुव एकदम से सीरियस हो जाता है और श्रेष्ठा से थोड़ा दूर होकर कहता है, आई नो बेबी, इस सब की वजह से मैं उसका पूरा बचपन नहीं देख पाया। जिसकी वजह से ये सब हुआ है ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्रेष्ठा ध्रुव के सीने पर सिर रखे कहती है, अब मैं फिर तुमसे दूर नहीं होना चाहती ध्रुव। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे को चूमकर कहता है, अब हम कभी दूर नहीं होंगे बेबी। बोलते ही वो श्रेष्ठा को बाहों में भर लेता है। आदित्य और काव्या के कमरे में आदित्य बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को छू रहा था। तभी उसे काव्या की पलकें हिलती हुई महसूस होती हैं। आदित्य काव्या की पलकों को बहुत ध्यान से देखता है। काव्या की पलकें हिलते हिलते धीरे धीरे खुलने लगती हैं। काव्या की आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। जैसे ही आदित्य ये देखता है, काव्या के चेहरे को अपनी ओर करता है। काव्या बिल्कुल शांत सी आदित्य को देखती रहती है। काव्या की पलकें खुल तो चुकी थी, पर अब उसकी पलकें हिल नहीं रही थी। आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी, तुमने आंखें खोल ली। वाइफी, तुम मुझे देख सकती हो। आदित्य के सवाल पर काव्या का कोई रिएक्शन नहीं था। वो चुपचाप सी आदित्य को देख रही थी। आदित्य काव्या के गाल को हल्का थपथपाते हुए कहता है, बोलो ना वाइफी, तुमने आंखें खोल ली, तुम मुझे देख सकती हो। वाइफी, जवाब दो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। काव्या अब भी कोई जवाब नहीं देती। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या आदित्य को सुन ही नहीं पा रही थी। कुछ पल तक काव्या ऐसे ही बिना कुछ रिएक्ट किए देखती रहती है। फिर अचानक उसकी शांत आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब भी उसका चेहरा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। बस आंसू नदी की तरह रास्ते ढूंढते हुए गाल से होकर नीचे बह रहे थे। शायद ये आंसू आदित्य को जवाब देने का प्रयत्न कर रहे हों। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मेरी वाइफी, तुम मेरी वाइफी हो। मेरी वाइफी, ऐसे रो मत। बोलते हुए वो लगातार काव्या के आंसुओं को पोंछ रहा था। वहीं काव्या के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्टडी रूम में उपस्थित ध्रुवंश और आव्या बहुत सीरियस थे। आव्या कुछ सोच रही थी, वहीं ध्रुवंश एक फाइल को हाथ में लेकर देख रहा था। ध्रुवंश पूरी फाइल को देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बचपन की फोटो, भाभी की हरकतें, सब कुछ तो प्रन्या जैसी हैं। तो फिर ये रिपोर्ट तुमने अच्छे से तो चेक किया था ना ट्यूलिप? आव्या सोचते हुए एकदम से कहती है, जब से तुमने मुझे बताया है कि भाभी ही प्रन्या है, मैं तब से जानने की कोशिश कर रही हूँ। प्रन्या अंधेरे से बहुत डरती थी। ये डर अनन्या आंटी से आया था। उनका इलाज हो चुका था, लेकिन फिर भी ये बीमारी प्रन्या में थी। और सेम मैंने भाभी पर ट्राई किया। जब वो आधी रात को पानी लाने किचन में गई, मैंने सारी लाइट्स ऑफ करके देखा था। वो डर से बेहोश हो गई थी। बोलते ही आव्या सोफे पर बैठ जाती है और फिर से कहती है, प्रन्या के बाएं हाथ में और कान के पीछे तिल था, जो मैंने भाभी के भी देखे। प्रन्या को बादाम से एलर्जी थी और भाभी को भी बादाम से एलर्जी है। प्रन्या हम सबसे 3 साल छोटी थी और भाभी भी हमसे 3 साल छोटी हैं। सब कुछ देखकर तो यही लगता है कि भाभी ही प्रन्या है। लेकिन ये रिपोर्ट। बोलते ही आव्या रिपोर्ट को देखती है। आव्या रिपोर्ट को पलटते हुए देखती है। मैंने ये रिपोर्ट स्पेशली अपनी निगरानी में बनवाई है। टेस्ट में हिमांशु बजाज और भाभी की डीएनए मैच कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाभी हिमांशु बजाज की बेटी हैं। बोलते ही आव्या रुक जाती है। ध्रुवंश उसके रुकते ही सवाल करता है, फिर भाभी की हरकतें और बचपन की फ़ोटो प्रन्या जैसी क्यों है? मैं जब भाभी से मिला तो उस दिन हमारी इंगेजमेंट भी हुई थी। तो किंग मुझे शेखावत विला ले गए थे। वहाँ मैंने उसकी बचपन की फ़ोटो देखी, तो बस इसीलिए मैंने जानबूझकर अपने आप पर अटैक होने दिया, ताकि मेरी जगह ब्रो उनसे शादी करें। वो सारे लोग मुझ पर अटैक करेंगे, मुझे ये पहले से पता था, क्योंकि रुद्रांश सूर्यवंशी अपने बेटे के सिवाय किसी और को किंग बनता हुआ नहीं देख सकता था। और तुम्हें तो पता है ना ट्यूलिप, कि मेरी पहचानने की पावर कितनी ज़्यादा हाई है। आई एम 100% श्योर कि भाभी ही प्रन्या है। आव्या अपना सिर पकड़कर कहती है, उफ, कितना कन्फ्यूज़न है ये सब। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं, सीआईडी हूँ। और ये रुद्रांश सूर्यवंशी का बेटा है कौन? बस नाम बता दो उसका। उन दोनों बाप बेटों को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। अच्छी खासी जिंदगी की वाट लगा दी है उसने। ध्रुवंश आव्या के सिर को अपने गोद में रखता है, फिर धीरे धीरे दबाते हुए कहता है, रियल नाम तो नहीं पता, पर माफिया वर्ल्ड में उसका नाम टाइगर है। मैं उससे मिला, बात भी किया। मुझे नहीं लगता कि वो उस कमीने जैसा है। मेरे हिसाब से तो वो बस खतरनाक है। लेकिन दिल। आव्या बीच में ही बोल पड़ती है, कमीने का बेटा कमीना ही होता है।
उसी रुद्रांश सूर्यवंशी का तो खून दौड़ रहा है ना उसके शरीर में, फिर तुम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? ध्रुवंश आव्या को देखता है जिसके चेहरे पर एक नफरत और गुस्सा छलक रहा था। ध्रुवंश आव्या के माथे पर किस करके कहता है, मेरी नन्ही सी जान, भूलो मत, मेरे दादाजी के बेटे रुद्रांश सूर्यवंशी और ध्रुव सूर्यवंशी यानी कि मेरे डैड हैं। दोनों के शरीर में मेरे दादाजी का ही तो खून बह रहा है, लेकिन फिर भी डैड अच्छे और रुद्रांश सूर्यवंशी बुरे क्यों हैं? खून मैटर नहीं करता ट्यूलिप। बोलते ही ध्रुवंश आव्या के सिर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मना तो ऐसे रहे हो जैसे उसके साथ शादी करवानी हो मेरी। ध्रुवंश हंसते हुए आव्या को देखता है और उसके गाल को खींचते हुए कहता है, ऐसे मुंह बनाते हुए तुम कितनी क्यूट लगती हो ट्यूलिप। आव्या ध्रुवंश को घूर कर देखती है, तभी दरवाज़ा नॉक होता है। आव्या सिर घुमाकर दरवाजे को देखती है, फिर ध्रुवंश की गोद से सिर हटाकर बैठ जाती है। ध्रुवंश उठकर दरवाजे की ओर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही उसके मुंह से एकाएक निकलता है, भाभी। भाभी सुनते ही आव्या जल्दी से फाइल को उठाकर सोफे पर रखे तकिए के पीछे छिपा देती है और अच्छे से बैठ जाती है। सहस्त्रा तुरंत स्टडी रूम में घुसकर ध्रुवंश को घूरते हुए कहती है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने आने से मना कर दिया तो आपने हमें किडनैप ही कर लिया। आप ऐसे कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ हमें ला सकते हैं? ध्रुवंश कंफ्यूज्ड होकर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब समझ आया तो सबसे पहले शक उसका ध्रुवंश पर गया, इसीलिए वो ध्रुवंश को खोजते हुए स्टडी रूम में आ पहुंची। ध्रुवंश कंफ्यूज सा बोलता है, किडनैपिंग? मर्जी? आप ये क्या बोल रही हैं भाभी? और आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं कि आप वापस आ गई। ध्रुवंश के ऐसे बोलने पर अब सहस्त्रा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो धीरे से सिर उठाए ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, इसका मतलब आप मुझे लेकर नहीं आए? ध्रुवंश खामोशी से ना में सिर हिला देता है। आव्या भी तुरंत उठ के उसके पास आकर कहती है, अंश तो रात से सुबह तक मेरे साथ ही स्टडी रूम में है। सहस्त्रा को अब अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वो सिर झुकाए धीरे से कहती है, सॉरी, हमें लगा शायद आप मुझे लेकर आए हैं। अगर आपने नहीं तो कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया, जिसकी हमें खबर तक नहीं? बोलते हुए सहस्त्रा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। ध्रुवंश और आव्या भी एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं। फिर अचानक ही दोनों एक साथ बोलते हैं, भाई, ब्रो। दोनों के ऐसे एक साथ अव्यान की ओर इशारा करने से सहस्त्रा का दिल एकदम के लिए तेजी से धड़क उठता है। वो सिर उठाकर दोनों को देखती है। ध्रुवंश और आव्या दोनों एक साथ हाँ में सिर हिलाते हैं, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि सहस्त्रा को अव्यान के सिवाय कोई छू ही नहीं सकता। सहस्त्रा दोनों को एक नज़र देख सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। सहस्त्रा कमरे में खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, बताइए, इस तरह भी कोई अपनी पत्नी को किडनैप करता है भला? मुझे जगाना तक ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। पता नहीं लोगों से बात करने से क्या ही बिगड़ जाएगा उनका। लोगों से छोड़ो, कम से कम मुझसे एक शब्द तो बोल सकते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कि इंसान नहीं, जानवर से शादी हो गई है हमारी। जानवर तो फिर भी आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इनका तो हूँ तक नहीं निकलता। सहस्त्रा फ्रस्ट्रेशन में ये सब बोलती जा रही थी। तभी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है। सहस्त्रा मुड़कर देखती है तो अव्यान चेंजिंग रूम से रेडी होकर बाहर आ रहा था। अव्यान सीधे टेबल के पास जाता है, वहाँ से वॉच उठाकर पहनता है। सहस्त्रा उसे एकटक देखने लगती है। ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में अव्यान इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि सहस्त्रा की नज़रें ही उस पर से हट नहीं रही थी। वैसे तो अव्यान हमेशा ही परफेक्ट लगता, इस वजह से सहस्त्रा हमेशा उसमें कहीं खो सी जाती। अव्यान अपने कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाता है और अपने फ़ोन पर कुछ चेक करते हुए जाने लगता है। उसे जाता देख सहस्त्रा एकदम से पूछती है, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? सहस्त्रा के अचानक सवाल से अव्यान के कदम एकदम से रुक जाते हैं। अव्यान के कदम जैसे ही रुकते हैं, सहस्त्रा का दिल डर और नर्वसनेस से तेजी से धक धक धड़कने लगता है। अव्यान धीरे से पीछे मुड़कर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अव्यान को देखता पाकर कहती है, हमारा मतलब है कि आप। बोलते हुए सहस्त्रा की नज़र अव्यान के कदमों पर पड़ती है, जो अब बढ़ते हुए सहस्त्रा की ओर ही आ रहे थे। सहस्त्रा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अव्यान के बढ़ते कदम से सहस्त्रा भी अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगती है और हकलाते हुए कहती है, आप हमारा मतलब है कि आपने हमें ऐसे। अव्यान की नज़र बस सहस्त्रा पर थी और वो बढ़ते ही जा रहा था। वहीं सहस्त्रा भी अपने कदम पीछे हटाती ही जा रही थी। अव्यान के बढ़ते कदम से बचने के लिए सहस्त्रा अपने पीछे करते कदम से अचानक बेड पर टकरा जाती है। टकराने की वजह से वो सीधा बेड पर गिर जाती है। अब तो सहस्त्रा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अव्यान के बढ़ते कदम धीरे धीरे सहस्त्रा के पास आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगता है। अब सहस्त्रा का दिल इस कदर धड़कने लगता है मानो धड़क धड़क कर अभी बाहर आ जाएगा। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे के एकदम करीब झुक जाता है।
अब दोनों की आंखें, उनका चेहरा बहुत करीब था। अव्यान अब भी सहस्त्रा को ही देख रहा था, वहीं सहस्त्रा भी अव्यान को ही देख रही थी। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, लेकिन एक आवाज़ थी जो दोनों के बीच गीत बनने का काम कर रही थी। वो थी सहस्त्रा की धड़कन। अव्यान का इतना करीब होने से सहस्त्रा की धड़कन अपने आप धड़क रही थी। सहस्त्रा देखती है तो अब अव्यान उसकी ओर करीब झुक रहा था। वो महसूस कर वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि अब उससे अव्यान का इतना करीब आना सहा नहीं जा रहा था। आंखें बंद किए हुए भी सहस्त्रा को अब अव्यान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सहस्त्रा जब महसूस करती है तो बेडशीट कसकर मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा के चेहरे को करीब से देखता है, फिर बेड पर रखी फाइल पर नजर डालता है। वो सहस्त्रा के चेहरे के इस पर झुके हुए ही बेड पर रखी फाइल उठाता है। फाइल उठाकर वो सीधा खड़ा होता है, फिर कमरे से निकल जाता है। सहस्त्रा, जो अब तक अव्यान की करीबी को महसूस कर ही रही थी, अब उसे अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं होता। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि कमरा एकदम खाली है। अव्यान जा चुका था। सहस्त्रा अपने दिल पर हाथ रखे राहत की सांस लेती है। कुछ देर तक तो वो वैसे ही बैठी अव्यान और अपनी करीबी के बारे में सोच रही थी। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे कॉलेज जाना था। सहस्त्रा बेड से उठती है और रेडी होकर बैग लेती है और अपने कदम बढ़ाते हुए नीचे चली जाती है। सभी नाश्ता करने बैठे थे। सहस्त्रा भी नाश्ता करती है और सबको बताती है कि वो कॉलेज जा रही है। अव्यान नाश्ते पर नहीं था, वो पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। नाश्ते के बाद सहस्त्रा निकलते हुए कैब बुक कर रही थी, तभी अचानक उसका फ़ोन उससे कोई छीन लेता है। सहस्त्रा सिर उठाकर देखती है तो ये ध्रुवंश था। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखकर कहता है, जब तक आपका देवर जिंदा है तब तक आपको किसी कैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वक्त मैं आपका ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। सहस्त्रा उसे देखती रहती है, फिर अचानक मुस्कुरा देती है। कार के पास पहुंचते ही ध्रुवंश दरवाज़ा खोलता है और सहस्त्रा को बैठने का इशारा करता है। सहस्त्रा कार में बैठ जाती है। ध्रुवंश दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कार सक्सेना हाउस से निकल जाती है। ध्रुवंश का गाना चलाता है और गुनगुनाते हुए ड्राइव करने लगता है। ध्रुवंश के कूल नेचर को देख सहस्त्रा एकदम से सवाल कर बैठती है, आप माफिया किंग हैं, लेकिन आपके नेचर से ये बिल्कुल नहीं लगता। ध्रुवंश ये सुनकर सहस्त्रा को एक नज़र देखता है, फिर सामने देखते हुए कहता है, लाइफ हमेशा सीरियस होकर जीने के लिए नहीं है, बल्कि खुलकर जीने के लिए होती है। वैसे भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, आपके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बॉयफ्रेंड सुनते ही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखने लगती है, फिर उसी की बात को दोहराते हुए कहती है, बॉयफ्रेंड? बोलते ही वो कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, यादों ने कभी इजाज़त ही नहीं दी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता किसी के साथ पहले ही जुड़ा हुआ है। बचपन में ही मैंने अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर दी है। बोलते ही सहस्त्रा के सामने फिर से वो सारी धुंधली यादें दिखने लगती हैं। ध्रुवंश सहस्त्रा को गौर से देखते हुए कहता है, क्या आपको उसका नाम पता है जिसके साथ आपका रिश्ता बंधा है? सहस्त्रा याद करने की कोशिश करती है। इस दौरान उसके चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। उसके सिर में धीरे धीरे दर्द होने लगता है। सहस्त्रा की सिचुएशन को समझकर ध्रुवंश बहुत ज़ोर से ब्रेक मारता है, जिस वजह से सहस्त्रा का ध्यान उसकी यादों से पूरी तरह से हट जाता है। वो सिर घुमाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश बाहर की ओर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, आपका कॉलेज आ गया। सहस्त्रा सिर घुमाकर देखती है। ये सच में उसका कॉलेज ही था। सहस्त्रा कार से उतरती है, फिर कार के अंदर देखते हुए कहती है, थैंक यू। ध्रुवंश थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, इसमें थैंक यू की क्या बात है भाभी, काम खत्म होते ही आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। सहस्त्रा हाँ बोलती है। ध्रुवंश सहस्त्रा से उसका नंबर मांगता है। सहस्त्रा ध्रुवंश को नंबर देकर कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। वहीं काजल दोनों को देख रही थी। उसका ध्यान बस कार की ओर था। सहस्त्रा उसे ऐसे खड़ा होकर दूसरी ओर देखता पाकर कहती है, कहाँ खोई हुई है, चल अंदर चल, जाना नहीं है क्या? काजल कार से नजरें हटाकर सहस्त्रा को मुस्कुराते हुए देखती है। सहस्त्रा उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगती है। काजल फिर से मुड़कर कार को देखने लगती है। कार अब वहां से चली जाती है। काजल कार के जाते ही सहस्त्रा को देखती है, जो उसे अंदर लेकर जा रही थी, और उसका पूरा ध्यान सामने की ओर था। काजल भी सहस्त्रा के साथ साथ चलते हुए कहती है, अरे बाबा मैं चल रही हूँ, अब मेरा हाथ तो छोड़, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्ची हूँ और तुम मुझे स्कूल छोड़ने आई हो। सहस्त्रा हंसते हुए काजल का हाथ छोड़ देती है और उसे देखते हुए कहती है, काजल तू भी ना, और जूही कहाँ है?
उसके इतना बोलते ही जूही आगे से भागते हुए आती है और सीधे सहस्त्रा के गले लग जाती है। जूही तुरंत सहस्त्रा से दूर हटकर कहती है, यार तुम तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं करती। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, सुहागरात के बारे में, जीजू के नेचर के बारे में, और बहुत सारे सवाल करने हैं। पहले तू अपना काम खत्म कर ले, फिर हम बात करेंगे। जूही की एक्साइटमेंट देखकर सहस्त्रा मुस्कुरा उठती है, लेकिन उसके अजीबोगरीब सवालों से उसका अभी से दिमाग खराब होने लगता है। अगर जूही ने ये सब पूछा तो वो क्या जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवंश धारा को एड़ियों के बल बैठा देखते हुए गाना गाने लगता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। गाते हुए उसका चेहरा सर्द था। धारा अब भी उस कांच पर लेटी हुई थी। उसकी हर एक चोटों से अब तक खून बह रहा था। धारा आंखें बंद करके ध्रुवंश को सुन रही थी। ध्रुवंश धारा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी स्वीटहार्ट, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। धारा आंखें खोलकर ध्रुवंश को देखती है, फिर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, कहानी ही तो मुश्किल है हमारी, मैं इस कहानी में तुम्हारी हीरोइन नहीं हूँ। ध्रुवंश धारा के बाल पकड़कर उसके बहुत करीब कर लेता है। दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। ध्रुवंश धारा की आंखों में देखते हुए कहता है, मेरी हीरोइन तुम बन सकती थी स्वीटहार्ट, लेकिन तुम्हें तो विलेन बनने का शौक चढ़ा था। धारा एकटक ध्रुवंश की आंखों में देखती है, फिर उसके गाल पर हाथ रख लेती है। उसके ऐसे करने से कुछ वक्त बाद ही धारा के नाक से खून बहने लगता है। ध्रुवंश ये देखकर हैरानी से उसे देखता है, फिर एकदम से घबरा जाता है। धारा की आंखों के सामने अब धीरे धीरे धुंधला सा छाने लगता है। धारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी ध्रुवंश सूर्यवंशी। बोलते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ध्रुवंश घबराया हुआ उसे बुलाने लगता है, हे स्वीटहार्ट, हे सुनो धारा, धारा क्या हुआ है तुम्हें। उसके बुलाने पर भी धारा की आंखें नहीं खुलती। धारा का हाथ ध्रुवंश के गाल से नीचे गिर जाता है। ध्रुवंश घबराया हुआ धारा को गोद में उठाता है और बहुत तेज कदमों से बाहर ले जाने लगता है। बाहर ले जाते हुए उसका ध्यान बार बार धारा पर जा रहा था। धारा बेहोश पड़ी थी। उसके पैरों हाथों से खून दिख रहा था और अब तो नाक से भी खून बह रहा था। रात का वक्त था। आव्या इस वक्त एक होटल में आशा की एंगेजमेंट पार्टी में उपस्थित थी। आव्या को देखकर आशा बहुत खुश थी। किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब वो वहाँ काम करे और उसका मालिक उसके किसी फंक्शन को अटेंड करे। और वैसे भी आव्या दूसरों को हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करती है। वो साइड में बैठी फ़ोन पर कुछ कर ही रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठ जाता है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो ये विवान था। विवान को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं। वो उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। विवान शायराना अंदाज में कहता है, तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। बोलते ही वो अपने दांत दिखा देता है। आव्या उसे घूर कर देखने लगती है। विवान आव्या को घूरता पाकर सफाई देते हुए कहता है, एक्चुअली ये मेरे भाई का ही एंगेजमेंट पार्टी है, तो मुझे तो आना ही था, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी सामने दिख जाएगी। आव्या फिर एक बार उसे बुरी तरह से घूरती है। विवान हंसने लगता है। आव्या दूसरी तरफ देखने लगती है। विवान आव्या को देखते हुए पूछता है, वैसे तुमने हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। विवान के सवाल को नाखुशी से आव्या जवाब देती है, मेरे छोड़ने से तुम्हें कोई लॉस हो गया क्या। आव्या के ऐसे जवाब से विवान का मुंह बन जाता है। आव्या उसे देखती है और उठकर वहां से चली जाती है। विवान भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं ऊपर खड़ा रुद्र विवान और आव्या को करीब उन्हें अपनी सर्द नज़रों से देख रहा था। रुद्र इसी होटल में डीलिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन अचानक उसकी नज़र आव्या पर पड़ गई थी। आव्या उधर विवान को देख चिढ़ते हुए कहती है, मैं कोई शहद नहीं हूँ जो तुम मक्खी की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो। आव्या विवान से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। विवान कॉलेज के समय में भी ऐसे ही आव्या के पीछे पड़ा रहता था, जिस वजह से आव्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। आव्या के ऐसे रिएक्शन से विवान कहता है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी कंपनी चाहिए, मैं अकेला बोर हो चुका हूँ, और वैसे भी तुम भी तो अकेली हो। आव्या बोरियत से उसे देखती है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और आव्या की ओर एक जूस बढ़ा देता है। आव्या भी तुरंत जूस लेकर पीने लगती है। वो विवान से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिस वजह से वो एक जूस को एक झटके में ख़त्म कर लेती है। कुछ दूरी पर खड़ा लड़का ये देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है। जूस पीने के कुछ वक्त बाद ही धुंधला सा दिखने लगता है। वो लड़खड़ा सी जाती है। विवान उसे तुरंत पकड़ लेता है और आवाज़ देता है, आव्या, आव्या क्या तुम ठीक हो। आव्या अपने सिर पर हाथ रखे धीरे से कहती है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं। बोलते ही आव्या विवान के कंधे पर हाथ रख लेती है। विवान आव्या को ऐसे देखकर कहता है, लगता है किसी ने जूस में कुछ मिला दिया, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। बोलते ही वो आव्या को एक चेयर पर बैठाता है।
आव्या अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। विवान इधर उधर देखते हुए एक कमरे की ओर भागते हुए जाता है। आव्या को अब बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। वो पूरी नशे में चली गई थी। आव्या खुद को संभालते हुए उठती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो अपना फेस धोती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। आव्या धीरे धीरे नशे में डूबती ही जा रही थी। वो चेहरा धो ही रही थी, तभी दो आदमी उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। आव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। नशा बढ़ते रहने से वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। दोनों आदमी आव्या को एक कमरे में ले जाकर धक्का देते हैं। आव्या लड़खड़ाते हुए एक लड़के की गोद में बैठ जाती है। वो लड़का दोनों की तरफ नोटों का बंडल फेंकता है और उन्हें जाने का इशारा करता है। आव्या उस अनजान लड़के को देखने की कोशिश कर रही थी। उसे वो दिख तो रहा था, लेकिन हल्का धुंधला उसका चेहरा था। वो लड़का आव्या के चेहरे को बहुत ही सेडक्टिव तरीके से छूते हुए कहता है, बहुत रात बिताई लड़कियों के साथ, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं, ब्यूटी क्वीन। उसकी हरकत से आव्या छूटने की कोशिश करती है, पर वो लड़का आव्या को सीधे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आने लगता है। आव्या अपनी हील्स से उसके सीने पर जोर से लात मारती है। उधर विवान आव्या को उसकी जगह पर ना देखकर घबरा जाता है और इधर से उधर देखते हुए खोजने लगता है। वो आव्या को बुला भी रहा था। आव्या उधर स्ट्रगल करती जा रही थी, पर नशे की वजह से वो उठ तक नहीं पा रही थी। आव्या के ऐसे मारने से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो आव्या के पैर को पकड़कर उसके हील्स को झटके से निकालकर फेंक देता है। आव्या उसे मुक्के पर मुक्का मारे जा रही थी, लेकिन उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एकदम से आव्या के दोनों हाथ पकड़कर आव्या को पूरी तरह से जकड़ लेता है। आव्या चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। वो लड़का आव्या के चेहरे पर झुकने लगता है। वो बहुत करीब झुका ही था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। आव्या फिर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ से दरवाजे पर खड़ा विवान जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़के को खींचते हुए पीटने लगता है। विवान उसके चेहरे पर पंच मारते हुए गुस्से से कहता है, साले विलय, वहाँ तेरी दीदी की एंगेजमेंट हो रही है, तू यहाँ ये सब कर रहा है। बोलते ही वो मारते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है। विवान आव्या को देखता है, तभी विलय एक फ्लावर वास उसके सिर पर फेंकता है। सिर पर लगते ही विवान अपना सिर पकड़ लेता है। विलय अब उठकर विवान को मारने लगता है। विवान को जब महसूस होता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो आव्या को देखते हुए चिल्लाता है, आव्या तुम यहाँ से जाओ। आव्या बेड से पहले ही उठ चुकी थी। वो धीरे धीरे नशे की हालत में आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर विलय विवान को छोड़कर आव्या की ओर जाने लगता है। तभी विवान उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, जिस वजह से वो पेट के बल गिरता है। विवान फिर से चिल्लाता है, आव्या जल्दी जाओ यहाँ से। आव्या आप कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल जाती है। विलय विवान को देखकर उसे एक लात मारता है और उठकर आव्या के पीछे जाता है। विवान भी उठता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। आव्या नशे की हालत में चली रही थी। अचानक ही वो लड़खड़ा जाती है और किसी की बाहों में जा गिरती है। आव्या सिर उठाकर उसे देखती है, पर अब आव्या को पूरा धुंधला दिख रहा था, क्योंकि वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी, तो वो आंखें ढंग से खोल नहीं पा रही थी। वो आव्या को सिर टेढ़ा करके देखता है, फिर सामने देखता है। सामने विवान ने विलय को पकड़ रखा था, पर विलय उसे बहुत तेज धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वो लड़का ये देखकर आव्या को कमर से पकड़ लेता है। आव्या अपने हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे देखने लगती है। आव्या उसके बहुत करीब थी, पर इसके बावजूद वो उसे देख नहीं पा रही थी। उसका चेहरा एकदम धुंधला था। वो लड़का अपने बैग से गन निकालता है और सामने की ओर पॉइंट करता हुआ शूट करता है। आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। गन की आवाज़ तब तक आती है जब तक कि गन से पूरी गोलियां खत्म नहीं होती। आवाज़ बंद होते ही आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। वहीं सामने विवान हैरानी से आव्या और उस लड़के को देख रहा था, फिर विलय की लाश को, जिसमें सारी के सारी गोलियां उसके सीने में लगी हुई थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। टू बी कंटिन्यूड।